नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आज दून मेडिकल पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। आशा संगिनी पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम धामी। कोरका मिलिट्री कॉलेज गढ़ी कैंट में पुस्तक का विमोचन करेंगे सीएम धामी। खेल मैदान रेस कोर्स में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव में शामिल होंगे सीएम धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दून मेडिकल पहुंचेंगे। इस दौरान परिवहन विभाग की समीक्षा करेंगे। गोरखा मिलिट्री कॉलेज गढ़ी कैंट में पुस्तक का विमोचन करेंगे। खेल मैदान में रेस कोर्स में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव में शामिल होंगे सीएम धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज खेल महोत्सव में भी शामिल होंगे। नवनिर्मित लोकार्पण भी करेंगे। आशा संगिनी पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज देहरादून मेडिकल पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं इस दौरान खेल मैदान रेस कोर्स में भी प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। अंशुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। अंशुमान, आज दून मेडिकल पहुंचने वाले हैं सीएम धामी, साथ ही साथ कई ऐसे कार्यक्रम होने वाले, क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दून मेडिकल कॉलेज अभी पहुंच चुके हैं और आज यहां पर उनको जो नवनिर्मित भवन है मेडिकल कॉलेज का, उसका आज लोकार्पण मुख्यमंत्री को करना है, क्योंकि वो भवन बनके तैयार है और उसके साथ वो ओटी भवन है जिसका आज लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। इससे बहुत सारे सुविधाएं इमरजेंसी को लेकर जो आम जनता है उनको मिल सकेगी। और इसके साथ आज परिवहन विभाग की भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक लेंगे, क्योंकि ये परिवहन विभाग की अगर बात करें तो लगातार नई बसों के खरीदने को लेकर लगातार प्रकरण चल रहा है, जिसमें अभी 6 बसों जो इलेक्ट्रिक बसें थे उसको लॉन्च किया गया था, जो देहरादून से दिल्ली के लिए लगातार चल भी रही हैं। और आगे किस तरीके से, क्योंकि अब जो परिवहन विभाग की अगर बात कर ले तो परिवहन विभाग में जो पहले घाटे में परिवहन विभाग चल रहा था वो घाटे में उतना नहीं है। अब परिवहन विभाग ठीक ठाक व्यवस्था में चल रहा है, तो और बसें किस तरीके से खरीदी जा सकती हैं और बसों की व्यवस्था में किस तरीके से सुधार हो सकता है, इसको लेकर भी आज एक बैठक की जानी है। तो ये 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे। एक तो जो दून मेडिकल कॉलेज का है, वहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में मौजूद हैं और अपने कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। उसके बाद वो इस कार्यक्रम में एक बैठक लेंगे और उसके बाद जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है वो विकास पुस्तिका का विमोचन है, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करकमलों द्वारा विमोचन किया जाएगा। जो अभी तक विकास हुए हैं, जो सरकार ने काम किए हैं, जो आगे काम करने वाली है, जो कामकाज अभी तक किए हैं, उसकी एक पुस्तिका बनाई गई है जिसका विमोचन किया जाएगा। जी देखिए, उत्तराखंड स्थापना महोत्सव भी मनाया गया था बीते दिनों और साथ ही खेल मैदान में भी रेस कोर्स में शामिल होने वाले हैं, साथ ही आशा संगिनी पोर्टल को भी लॉन्च करने वाले, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर क्योंकि आज लोकार्पण होना है, जो ओटी बनी हुई है, जो मेडिकल कॉलेज में जो एक नया भवन बना हुआ है, उसके साथ आशा संगिनी के पोर्टल का भी आज लोकार्पण स्टार्ट करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और उसके साथ ही एक और कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए, 3-4 कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री के हैं, ये चारों कार्यक्रम आज बहुत महत्वपूर्ण है। एक परिवहन विभाग की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण है, उसके बाद लोक निर्माण विभाग और ये सूचना विभाग द्वारा जो आज विकास पुस्तिका का विमोचन किया जाना है, ये पुस्तिका का विमोचन भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने जो काम किए हैं, पिछले समय में जो कार्य हुए हैं और आगे जो कार्य करना सरकार चाह रही है, क्योंकि बीजेपी का एक लक्ष्य है, बीजेपी एक लक्ष्य को लेकर काम करती है और बीजेपी का जो लक्ष्य है उसके आधार पर समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको भी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता उसको लेकर काम करते हैं और कई योजनाएं धरातल पर उतर भी रही हैं। तो ये कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी ठीक है अंशुमान, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे और जानकारी लेंगे। तो वहीं 29 नवंबर से देहरादून में विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। मुख्यमंत्री ने सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं 16 नवंबर को कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। विधायी विभाग ने सत्र को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा था। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक सत्र का प्रस्ताव भेजा गया था। तो 16 नवंबर को कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र करने के लिए आहूत किया गया था। वहीं विभागीय बता दें कि 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक सत्र का प्रस्ताव भेजा गया था। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 16 नवंबर को कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगनी है। बता दें कि 5 दिनों के शीतकालीन सत्र को लेकर प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक सत्र का
प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वही शीतकालीन सत्र अब 29 नवंबर से होगा। अंशुमान हमारे साथ लगातार बने हुए तमाम जानकारियों के लिए। अंशुमान, 16 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग जाएगी। साथ ही शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक चलने वाला है। देहरादून में इस बार अब ये सत्र कराया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि लगातार ये मांग हो रही थी कि सत्र को गैरसैंण में आयोजित कराया जाना चाहिए, क्योंकि कई विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था, लेकिन अब ये लगभग तय हो गया है कि 29 तारीख से 29 नवंबर से सत्र की शुरुआत होगी, जो 5 दिसंबर तक ये पूरा सत्र चलेगा। क्योंकि 16 नवंबर को कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से मंजूरी दे दी गई है, अब सिर्फ कैबिनेट में फैसला आना कैबिनेट का बाकी है। 16 नवंबर को जब कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद सत्र का जो पूर्ण तिथि है, क्योंकि 29 तारीख से सत्र की शुरुआत हो रही है, तो उसको मंजूरी मिल जाएगी। इस बार सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दे आएंगे, क्योंकि लगातार एक बहुत बड़ी विडंबना उत्तराखंड को लेकर है, क्योंकि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है गैरसैंण, उसमें लगातार सत्र कराने की बात तो की जाती है, लेकिन वहाँ पर सत्र आयोजित नहीं हो जाता, क्योंकि नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर जो विषम परिस्थितियाँ हैं, इसकी वजह से सरकार वहाँ पर जाना नहीं चाहती, वहाँ पर विधायक जाना नहीं चाहते, इसलिए वहाँ पर सत्र नहीं हो पाता। इस बार मुद्दे चाहे वो 30% महिला आरक्षण की बात कर ली या जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनके क्षैतिज आरक्षण की बात कर लें, ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सत्र में उठाए जाएंगे। और विपक्ष के तौर पर अगर बात करें तो कई ऐसे महत्वपूर्ण विपक्ष के मुद्दे हैं, जिसमें से 2-3 मुद्दे तो ऐसे हैं जो लगातार विपक्ष जिस पर सवाल उठाता है, जो अलग अलग विधानसभाओं में उनकी जो समस्याएं हैं, जो जन समस्याएं हैं, उसको लेकर उनके विधायक आते हैं और सवाल उठाते हैं सरकार से, वो विभागीय मंत्री से सवाल करते हैं। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको सत्र में लाया जाएगा और कई ऐसे विधेयक हैं जो सत्र में पास किए जाएंगे। लेकिन जब 16 नवंबर को इसकी बैठक होगी, बैठक में मंजूरी मिल जाएगी और 29 नवंबर से सत्र की शुरुआत होगी। जी देखिए, ये जो शीतकालीन सत्र होने वाला है उसमें अनुपूरक बजट भी पेश किया जाना। साथ ही साथ खबरें ये भी थी कि बीते दिनों कैबिनेट बैठक के बाद नकल विरोधी जो कानून है, सरकार उसे लेकर भी कुछ विचार विमर्श कर सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर लगातार जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जैसे खबरें आई और कुछ दिनों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिस तरीके से संदेह के घेरे में आया, कई भर्तियों में धांधली के आरोप लगे, उसमें धांधली हुई, तो इसको लेकर नकल विरोधी कानून बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं, जिसको राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा करवाया जा रहा है, आगे आने वाले समय में इसको लेकर एक बेहतर कानून बने कि अगर कोई नकल करवाता है या कोई नकल करता है, उसके लिए भी एक कानून होना चाहिए, जिससे आने वाली नौकरियां जो हैं, जो सरकारी नौकरी है, उसमें किसी प्रकार की नकल माफिया होते हैं, नकल न करवा सके। और ऐसी व्यवस्था को लेकर एक पूर्ण व्यवस्था बननी चाहिए, जिसको लेकर नकल विरोधी कानून बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसको लेकर इसका एक पूरा प्रस्ताव आएगा जो सत्र में आएगा और लगभग इसको मंजूरी भी मिलेगी। जी बिल्कुल अंशुमान, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम जानकारी लेंगे। तो वहीं आज से देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होगी। 11 से 13 नवंबर तक फिल्म फेस्टिवल चलेगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। देहरादून में 3 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। सिंगर शाहिद माल्या, एहसान कुरैशी फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। वहीं अभिनेत्री रूपा गांगुली, दीपिका चिखलिया फेस्टिवल में शामिल होंगी। तो 3 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 11 से 13 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिल्म फेस्टिवल के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। तो आज से देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होगी। 11 से 13 नवंबर तक 3 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चलेगा। सीएम धामी 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। अशोक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, 3 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की आज से शुरुआत हो रही है। सीएम धामी भी इसमें मौजूद रहने वाले, उद्घाटन करने वाले, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपको यहाँ पर बता दूं कि देहरादून में जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन आज से होने जा रहा है और करीब 3 दिन के लिए इन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि हर साल बड़ी ही धूमधाम के साथ इसको फिल्म फेस्टिवल को मनाया जाता है। कहीं जो बॉलीवुड के जो मशहूर अभिनेत्री हैं या फिर ये वेब सीरीज हैं, तो उस वेब सीरीज के जो भी महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले जो एक्टर्स हैं मुंबई से, वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और ठीक हर साल की तरह इस साल भी जो है सिल्वर सिटी में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और इसमें खुद जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करेंगे। वहीं अब अगर बात करें तो मशहूर कलाकारों में
सिंगर शाहिद माल्या, एहसास कुरैशी फेस्टिवल में प्रतिभाग करेंगे। और इसी के साथ साथ अभिनेत्री रूबा गांगुली और दीपिका चिखलिया। आपको बता दूं दीपिका चिखलिया की अगर यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें तो दीपिका चिखलिया वो हैं जिन्होंने रामायण में अपना माता सीता का जो है एक महत्वपूर्ण जो किरदार निभाया था, जिसको लोगों ने बेहद ही पसंद किया था, जिसके बाद से वो बहुत ही मशहूर हुई और बाद एक अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। तो कहा जा सकता है हर साल की तरह इस साल भी बड़ी ही धूमधाम से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन सिल्वर सिटी में किया गया है और 11 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक जो है फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं आज अंकिता भंडारी केस में अहम सुनवाई होगी। नैनीताल हाईकोर्ट में अंकिता भंडारी केस पर सुनवाई होगी। अंकिता केस की जांच सीबीआई से कराने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। सीबीआई की जांच वाली याचिका पर सुनवाई होगी और फैसला भी आ सकता है। वहीं अंकिता के परिजनों ने एसआईटी जांच की दिशा पर सवाल उठाए। बता दें कि अचानक गायब होने के बाद अंकिता भंडारी का शव मिला था और वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी अंकिता। तो आज अंकिता भंडारी मामले में अहम सुनवाई होनी है। सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराने वाली याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और साथ ही ये भी संभावना है कि बड़ा फैसला सामने आ सकता है। वहीं बता दें कि अंकिता के परिजनों ने एसआईटी की जांच की दिशा पर कई सवाल खड़े किए थे। वहीं अचानक से अंकिता गायब हो गई, जिसके बाद उसका शव अचानक से पाया गया और उसके बाद तमाम कई आरोप भी सरकार पर खड़े किए गए। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज अंकिता मामले में अहम सुनवाई होनी है। नैनीताल हाईकोर्ट में सीबीआई से जांच कराने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। वहीं अंकिता के परिजनों ने एसआईटी जांच की दिशा पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद सीबीआई से इसकी जांच कराने की मांग की गई थी। अंशुमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अंशुमान, अंकिता भंडारी केस में आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। 18 सितंबर को अंकिता की संदिग्ध अवस्था में शव मिला था। उसके बाद लगभग 2 महीने पूरे होने वाले हैं और आज नैनीताल हाईकोर्ट में सीबीआई से जांच कराने वाली मांग की याचिका पर सुनवाई। बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सुनवाई कह सकते हैं इसको लेकर, क्योंकि उत्तराखंड के लिहाज से बहुत बड़ा मुद्दा है ये। अंकिता भंडारी हत्याकांड जिस तरीके से हुआ जी, उसके खबरों के प्रकरण के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन एसआईटी क्योंकि गठित की गई थी और एसआईटी लगातार जांच कर रही है, अभी एसआईटी ने रिपोर्ट नहीं सौंपी, इसलिए वो संदेह के घेरे में है। और जब शुरुआत से ही एसआईटी जांच करना शुरू जब की थी तभी से संदेह के घेरे में थी और लगातार सीबीआई की मांग, चाहे वो विपक्षी पार्टियों की बात करें या उनके घर परिवार के लोगों की बात करें, सभी ने सीबीआई की मांग की थी कि सीबीआई से ये पूरा प्रकरण जांच करवाया जाना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी उसमें वीआईपी के रहने की जो पुष्टि हुई है वो अभी तक सामने नहीं आई है। तो इसको लेकर लगातार घर वाले भी मांग कर रहे थे, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आई थी उससे भी घर वाले संतुष्ट नहीं थे, उनके पिताजी संतुष्ट नहीं थे। तो आज जो सीबीआई की जांच होगी या नहीं, इसको लेकर आज महत्वपूर्ण सुनवाई है। इस सुनवाई के बाद हो सकता है महत्वपूर्ण फैसला आए। अगर सीबीआई की जांच होती है, अगर हाईकोर्ट ये कहता है कि सीबीआई की जांच करवाई जानी चाहिए, तो अगर सीबीआई की जांच करवाई जाती है तो इसमें क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ, ये सामने आएगा। क्योंकि एसआईटी ने जितना समय लिया था उससे ज़्यादा समय हो गया है, अभी पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लगातार जांच चल रही है और जो तीनों आरोपी हैं उनको हिरासत में रखा गया है, वो जेल में है। लेकिन जिस तरीके का पूरा प्रकरण आपको बताऊं हुआ, वो प्रकरण बहुत निंदनीय है और लगातार इसको लेकर कैंडल मार्च भी हो रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में इसको लेकर गुस्सा है और सभी यही चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उनको ऐसी सज़ा होनी चाहिए जिससे दोबारा कोई इस तरीके की हरकत ना करे। क्योंकि एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी वंतारा रिजॉर्ट में करती थी अंकिता भंडारी। एक ऐसे परिवार से, एक ऐसे परिवेश, एक प्रदेश से आती हैं अंकिता भंडारी, जो बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र के, दुर्गम क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र की लड़की थी वो, और एक छोटी सी लड़की जो किसी जगह पर जाकर नौकरी करती है और उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, तो वो निंदनीय है और इसको लेकर सजा उन सभी को होनी चाहिए, जिसको लेकर मांग लगातार उठ रही है और सीबीआई जांच की मांग तो उठी रही है, जिसको लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमान आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दून अस्पताल में नवनिर्मित आपातकालीन ओटी भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। नीलम और संगीता माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना ई कार्ड इसको लें, क्योंकि सर ये एक आईडी होगी सर जिसमें इनका बैंक अकाउंट है। ये सर पोर्टल के माध्यम से निकला है और ये हमेशा इनके साथ रहेगा सर। ये एक नोशनल है सर, इनकी पूरी आईडी है जिसमें इनका परिचय है, इनका बैंक अकाउंट है
ये कहाँ कार्य करता है, ये इसके साथ ही सभी उत्तराखंड की आशाओं को ये परिचय पहचान दिया जा रहा है और दिया जाएगा। इसी के साथ प्रोग्राम को आगे लेते हुए मम्मा तालियां जल्दी रहनी चाहिए। आशा को प्रोग्राम में बहुत बहुत धन्यवाद। इसी को आगे लेते हुए मैं माननीय आई रिक्वेस्ट हमारे मेयर साहब से कि आप पीछे हो जाना आप लोग। भारत माता की मोबाइल ऐप पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर हमारे प्रदेश के युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप की 5 दवाओं के प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया है। ये दवाएं दिव्य फार्मेसी बनाती है। उत्तराखंड की आयुर्वेद और यूनानी लाइसेंस अथॉरिटी के मुताबिक इन दवाओं के विज्ञापन भ्रामक हैं। आग बबूला होकर पतंजलि और दिव्य फार्मेसी ने आयुर्वेद और यूनानी विभाग को ही चेतावनी दे डाली है। पतंजलि की तरफ से जवाब आया है। यह जवाब कम और सीधे सीधे विभाग को चेतावनी देना अधिक लग रहा है। कंपनी ने कहा है या तो विभाग अपनी गलती सुधारे या साजिश में शामिल व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई करे, वरना इसमें शामिल लोगों के साथ साथ पतंजलि को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी कानूनी कार्रवाई करेगी। आगामी छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में कई प्रकार की नाराजगी सामने आ रही है। डिग्री कॉलेज में चुनाव नहीं कराने से नाराज छात्र देहरादून में टावर पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने छात्रों को काफी समझाया, लेकिन छात्र टावर से उतरने के लिए तैयार नहीं हुए। वहीं प्रशासन ने छात्रों को लिखित में आश्वासन दिया, तब जाकर छात्र टावर नीचे से उतरे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि छात्र संघ के चुनाव इंडिपेंडेंट चुनाव होते हैं और ये विश्वविद्यालय की ही पहल होती है। देखिए, विश्वविद्यालयों में जो छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंट चुनाव होते हैं और उसमें विश्वविद्यालय का ही प्रशासन इन्वॉल्व रहता है, सरकार का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। सरकार अगर विश्वविद्यालय से बाहर, कॉलेज से बाहर कहीं किसी तरीके की अनुशासनहीनता हो रही है तो उसको देखने का काम सरकार करती है। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। विभिन्न संबंधित जो दल हैं उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। चुनाव होने चाहिए, छात्र हित की बात है और छात्रों को अपनी बात कहने के लिए एक मंच मिलता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और सरकार का कोई संज्ञान इस विषय में होगा तो सरकार भी संज्ञान लेगी। सरकार की व्यवस्था है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखेगी और कहीं भी इस तरीके का विषय आएगा तो निश्चित रूप से जो लोग अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अल्मोड़ा पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज को लेकर कहा कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। नर्सिंग स्टाफ के लिए 300 नियुक्तियां की जाएंगी। मेडिकल कॉलेज के लिए 339 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जा रही है। फैकल्टी की दिक्कत ना हो इसके लिए भी काम किया जा रहा है। तो वहीं मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा को लेकर कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधा देने के लिए 5000 से ज्यादा शिक्षकों की भी नियुक्ति की जा रही है। साथ ही मंत्री धन सिंह रावत ने अलग अलग विभागीय स्थलों का निरीक्षण किया। तो सीधे आपको फिर से देहरादून लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नवनिर्मित आपातकालीन ओटी भवन का लोकार्पण कर। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आशा संघी के माध्यम से 12,000 से अधिक आशा बहनों को समय समय पर जो भुगतान दिलाने उनको द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रभावी मूल्यांकन आशा मोबाइल ऐप के माध्यम से अब बहुत आसानी से हो पाएगा। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि सभी बहनें, मैं देख रहा था चाहे चंपावत हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो या पौड़ी हो या पिथौरागढ़ हो, वहां पर जब मैंने पूछा तो उनके हाव भाव से ही मुझे लगा कि वो ठीक प्रकार से जो है इस ऐप के बारे में जान रही हैं कि इस ऐप की सुविधा को कैसे लिया जा सकता है, कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है। और
हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के अंदर जब से वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने एक बात पर बहुत जोर दिया है, एक बात पर विशेष उनका फोकस रहता है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हो। यानी बहुत चीजें जैसे हम कठिन से कठिन जिनको सोचते हैं वह भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण से बहुत आसान हो जाती है। जिसके लिए हम सोचते हैं कि असंभव चीज है वह भी विज्ञान ने बिल्कुल आसान कर दिया। और मैं और अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी जब यहाँ सारे इस पूरे नवनिर्मित भवन का निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे, तो देखते देखते हम ऑपरेशन थिएटर में चले गए और वहां ऑपरेशन हो रहा था। पहले तो ये लोग बोले कि नहीं नहीं अंदर नहीं जाना है आप लोगों ने। वैसे मैं पहले भी अंदर गया हूं, ऐसे में मैंने डॉक्टरों के साथ जाके खड़े होके कई बार ऑपरेशन होते हुए देखा है पहले। तो अब मेरे सामने आ गया तो मैं उत्सुकतावश मैंने कहा कोई दिक्कत तो नहीं है ना जाने में? तो उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है जाने में। हम लोग अंदर गए, देखा तो क्या शानदार तरीके से ऑपरेशन हो रहा है। मैं वहां पर जो हमारे सर्जन है वो पूरा का पूरा जो है उससे लेजर से पूरा वो गाल ब्लेडर से लीवर को अलग कर रहे थे और जो झिल्लियां लगी हुई थी उसको खटाखट काट रहे थे। हम लोगों ने 10 मिनट तक लगभग देखा होगा। और मैं सोच रहा हूं कि चमत्कार से कम नहीं है कि वहां टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कितना कट रहा है, कितना छूट रहा है, कहां पर झिल्ली लगी हुई है, कहां पर हटाना है, कहां पर वो चर्बी आई हुई है, सब उसको एक एक करके हटा रहे थे। और हटाते हटाते मैंने पूछा कि इसमें से खून क्यों नहीं निकल रहा है? तो बोले कि ये ऐसी टेक्निक है कि ये साथ साथ ऑपरेशन भी करती है और ऑपरेशन के साथ साथ उसको जो है स्टिच भी होता चला जाता है। ये मुझे आज पहली बार मालूम है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितना बेहतर उपयोग हो सकता है वो हम सबको करना चाहिए। और आज हम ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान हमारा तेजी से आगे बढ़ा है। तो तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।